क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। लिख रहा है स्टेटमेंट 1 CH3OCH2Cl दैट इज CH3OCH2Cl will undergo SN1 reaction though it is a primary halide। कहता है ये प्राइमरी हेलाइड है फिर भी ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, हमने भी पढ़ा है कि प्राइमरी हेलाइड SN1 रिएक्शन के थ्रू नहीं जाते हैं, वो SN2 रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। लेकिन ऐसा कोई प्राइमरी हेलाइड आपको मिल जाए जिससे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला हाईली स्टेबल हो जाए तो वो SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। और अगर आप इससे कार्बोकैटायन बनाएंगे, अगर आपने Cl- यहां से निकाला और प्यारे बच्चों CH3OCH2+ ये कार्बोकैटायन बनाया, तो प्यारे बच्चों क्या ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज है कि नहीं प्यारे बच्चों? यानी हम बोल सकते हैं दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस। और टाइप आपके सामने कौन सा है? बैक बॉन्डिंग। तो यस, स्टेटमेंट जो आपके सामने 1 है वो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट 2 नियोपेंटाइल क्लोराइड विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजली दो इट इज अ प्राइमरी हेलाइड। एकदम सही बात है। अगर हमने आपके सामने लिखा CH3C CH3 CH3 एंड CH2Cl बात करते हैं तो अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के एबीएमओ पर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है? जिससे लिविंग ग्रुप हैलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे तो SN2 का रेट कम होता जाएगा। और देखा जाए तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप जो लगा हुआ है वह न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर इस लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करने ही नहीं देगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, भले ही क्यों ना ये प्राइमरी हेलाइड है। तो जब भी हम अल्फा कार्बन पर या बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं, यानी अल्फा और बीटा कार्बन पर प्यारे बच्चों इफ ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, ब्रांचिंग इंक्रीजेज, देन SN2 का जो रेट होता है वो डिक्रीज होता है। और अल्फा पर ब्रांचिंग इंक्रीज करने से जो आपके सामने बनता है वो 3 डिग्री RX मतलब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा, और बीटा पर नियोपेंटाइल क्लोराइड बनेगा। ये SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, देते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम आपको NCERT की बात करें, लेकिन सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। तो आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर हो गया 4। अगर NCERT की बात करें, गिवन पेज नंबर पर दे रखा है आपके सामने, और एक क्वेश्चन JEE मेंस 2025 का भी है कि SN2 रेट प्राइमरी हेलाइड का सबसे ज़्यादा, टर्सरी हेलाइड का सबसे कम। और अगर बात किया जाए तो मिथाइल हेलाइड का अगर उसने 30 के रेशियो पर देखा है तो उसकी तुलना में प्यारे बच्चों इथाइल वाला 1 पे आता है, आइसोप्रोपाइल 0.02 पर आ गया, और टर्सरी ब्यूटाइल 0 SN2 देता ही नहीं है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड बुक सोलोमन की मैं बात करूं तो उसने भी लिखा है मिथाइल 30, इसके सामने आपके सामने इथाइल यही वाला डेटा है 1। उसके पास प्यारे बच्चों आइसोप्रोपाइल यहाँ 0.02 है, लेकिन इसने 0.03 लिखा है। कोई बात नहीं, अलग अलग बुक का थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद नियोपेंटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल लिखा है, तो टर्सरी ब्यूटाइल का तो 0 लिखा है, नियोपेंटाइल का भी हम 0 मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी कभी कंपैरिजन की बात आ जाए तो नियोपेंटाइल 0.00001 होता है। यानी अगर हम बात करें तो नियोपेंटाइल जो है आपके सामने जो ऑर्डर बन के आ रहा है ये बन के आ रहा है। वैसे तो हम 0 बोलेंगे, लेकिन अगर कभी पूछ लिया ऑर्डर तो नियोपेंटाइल थोड़ा सा ज़्यादा, निग्लेजिबल ज़्यादा, 3 डिग्री RX से ज़्यादा होगा। तो एक डेटा था जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपके सामने कहते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले भी आपके सामने आ चुका है, लेकिन रिवाइज करने के थ्रू दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि RBR, ये है आपके सामने RBR, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं प्यारे बच्चों Mg और ड्राई ईथर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तरीका बताया गया है, Mg को इसके बीच में डाल दो और आपके सामने बन गया
RMGBr, RMGBr। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाउ अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों, उसने ले लिया है वाटर, ये ले लिया हमने सामने वाटर। अब हुआ क्या, पहले जो RBr था, यहां पर जो कार्बन है उस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने से जो कार्बन पर चार्ज आ जाता है वो कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, बिकॉज अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो आपके सामने कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बना हुआ है। दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ यहां पर क्या होगा, ये आपके सामने यहां पर एसिड बेस रिएक्शन देगा, और एसिड बेस रिएक्शन देकर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RH टाइप ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन करता है, RH टाइप ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन करता है। एंड प्यारे बच्चों, दिस मेथड इज कॉल्ड एज जेरेविटनॉफ मेथड, जेरेविटनॉफ मेथड के नाम से ये जाना जाता है। और जेरेविटनॉफ मेथड जो होता है ये यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक एच, ठीक है ना। ये एक्टिव या एसिडिक एच मॉलिक्यूल में है या नहीं है उसके एस्टिमेशन में यूज होता है। यानी अगर ये वाटर है, वाटर के साथ देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपके सामने हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये एसिडिक इन नेचर है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, ये आपके सामने हो गया दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, और बन गया आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RH। ये तो क्वेश्चन के बारे में आपको पता चला, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है कि ये RBr से हमें इस टाइप का एल्केन बना है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि ये जो आपके सामने, प्यारे बच्चों सुनना, जो आपके सामने Br है, ये जो आपके सामने Br है, ये Br रिप्लेस किससे हो गया, ये Br फाइनली रिप्लेस हो गया H से। यानी कुल मिलाकर अगर हमें इस R के बारे में पता चल जाए, इस R के बारे में, ये दैट इज रेडिकल के बारे में पता चल जाए, R के बारे में पता चल जाए, कितने तरह के ये मॉलिक्यूल रेडिकल बना सकता है जिससे कि हम RBr बना सकें, तो उससे हम पता चल जाएंगे कि RH बनेगा। अब कितने तरह के रेडिकल हम यूज करें जिससे ये बनने वाला RH क्या है वो सेम है, इसकी बात कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो अपन क्या बना लेते हैं, हम लोग RH बनाते हैं पहले। अगर RH बनाया तो ये आपके सामने RH बना है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चे। ये हमने आपके सामने RH बनाया, RH मतलब ये एल्केन बनाया। अब कितने तरीके से आप इस पर Br लगा सकते हो जिससे कि Br को हटाकर H लगे और इसी टाइप का आपका एल्केन बने। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आपको डिफरेंट तरीके से, एक मिनट, हम सारे स्केलेटन बना देते हैं। यानी कहने का मतलब आपको बताना है इसके स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बिकॉज उसने आपसे बोल दिया है कि कंसीडर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली। तो अगर आप रेडिकल की बात करोगे तो कहां कहां रेडिकल बना सकते हो प्यारे बच्चों, बताओ। ये देखो, ये आपके सामने क्या बोल दें, ये हमने बोल दिया तिराहा बोल दिया। यहां से 3 रास्ते जा रहे हैं, जो रास्ते समान होते हैं उनमें किसी एक रास्ते पर जाना होता है। ये दोनों रास्ते सेम है, एक एक कार्बन पे, तो किसी एक रास्ते पर जाना, और बाकी आप आगे चले जाना। जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, जहां नहीं हाइड्रोजन वहां नहीं रेडिकल। तो प्यारे बच्चों आपके सामने देखा जाए तो एक आपके सामने रेडिकल यहां बन जाएगा, दूसरा रेडिकल आपके सामने प्यारे बच्चों यहां बनेगा, तीसरा रेडिकल आपके सामने यहां बनेगा, और चौथा रेडिकल आपके सामने ये बनेगा। तो इस 2 मिथाइल ब्यूटेन से 4 स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं, और यहीं पर आपको क्या लगा देना है, Br। हमने यहां पर लगा दिया Br, जहां जहां पर रेडिकल था वहां वहां हमने बना दिया Br। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर इस Br को हटाया, देखो ये Br हटा है, H लगा है, Br हट के H लगा, यही बना, Br हट के H लगा, यही बना, Br हट के H लगा, यही बना, और Br हट के H लगा, यही बना। यानी ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं जो RBr से बन सकते हैं, जो सेम टाइप 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेंगे। प्यारे बच्चों स्ट्रक्चरल पूछा है इसने, अगर स्टीरियो पूछ ले तो आपको इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, कैरेलिटी सेंटर को भी चेक करना पड़ेगा। तो आंसर हमारे सामने जो बन के आ गया, दैट इज प्यारे बच्चों, हमें 4 तरह के ये RBr है जिससे कि हम इस तरह का एल्केन बना सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चे,
नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पूरा एनसीईआरटी कोट करके आपके सामने रखा गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद इन द सिलेबस कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है, क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है, लेकिन रहेगा हमारे एनसीईआरटी के बाउंड्री के अंदर ही। तो लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन, आज हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। हेलोजन जब रिएक्टिविटी की बात करी जाती है तो -I इफेक्ट से देखा जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट या ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करी जाती है तो +M या +R इफेक्ट से देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर Cl के पास क्या है, ये लोन पेयर है। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये आपके सामने +M इफेक्ट शो कर रहा है। +M इफेक्ट शो करने के कारण ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो पैरा पर बनेगा, बिकॉज आर्थो पर स्टेरिकली हिंडर्ड होने के कारण मेजर प्रोडक्ट पैरा पर बनता है। तो प्यारे बच्चों, यहां से देखिए, ये CH3COCl या एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, यहां से AlCl3 यहां से Cl माइनस ले जाएगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज एसिटाइलियम आयन बनाएगा और जाकर प्यारे बच्चों, चूंकि मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हम मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पर ही बनाएंगे और आपके सामने दैट इज बन गया Cl और ये हो गया प्यारे बच्चों C डबल बॉन्ड O CH3। ये प्रोडक्ट बनना इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट तो बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने कितना अच्छा फ्रेम किया है। उसने प्रोडक्ट बनाकर नहीं दिया, प्रोडक्ट बनाकर देता तो चीजें बड़ी आसान हो जाती, उसने नाम लिख कर दिया है। इस चीज पर ध्यान देना, कभी जब वो कॉमन नेम यूज कर ले, कभी वो आईपैक नेम यूज कर ले, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाता है। तो अगर आप इसका नाम लिखना पसंद करोगे तो ये आपके सामने क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोनिक ग्रुप हो जाने के कारण प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये बनेगा। तो अगर आप नंबरिंग करोगे CH3CO, ये है CH3CO बात करें, और आपके सामने बात करते हैं तो CH3CO PH होता तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटोफिनॉन। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आपके सामने 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो आपके सामने बन गया 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, यानी ये आपके सामने सही है, एकदम सही है। चलिए आई साहब, दूसरे में चलते हैं। OCH3 दिस इज कॉल्ड एज एनिसॉल। बेटा नाम भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कल वो एनिसॉल लिख कर दे दे, नहीं एनिसॉल लिखेगा, फेनिटॉल लिख कर दे दे। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में जाओगे तो ये जो आपके सामने बना हुआ मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनिसॉल, OCH3, ये एनिसॉल है। दैट इज मिथाइल फिनाइल ईथर, दैट इज मिथॉक्सीबेंजीन, ये एनिसॉल है। ये कॉमन नेम है और ये आपके सामने आईपैक नेम है। एनिसॉल IUPAC एक्सेप्टेड भी है, ये भी देखो, कॉमन नेम में भी लिखा हुआ है और IUPAC में भी लिखा हुआ है, यानी ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। ठीक है, ये आपके सामने दिस इज द कॉमन नेम। क्वेश्चंस के थ्रू, चूंकि आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसलिए उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूं। और ये आपके सामने दिया है दिस इज द IUPAC नेम। तो कल हो सकता है एनिसॉल की, एनिसॉल आपका आईपैक नेम भी है। दूसरी बात कर सकते हैं, अगर हमने मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, हमने O और यहां लगा दिया CH2CH3, तो ये क्या बन गया, इथाइल फिनाइल ईथर, या इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज फेनिटॉल, दिस इज कॉल्ड फेनिटॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज इथॉक्सीबेंजीन। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नाम लिखकर पूछेगा तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके सामने एनिसॉल है, ये भी देखो +M इफेक्ट शो करता है, यानी ये भी कैसा आपके सामने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये जो आपके सामने H2SO4 और HNO3 है, दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 और HNO3 में कौन एसिड की तरह बिहेव करता है, कौन बेस की तरह बिहेव करता है। तो एसिड की तरह बिहेव करता है H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और बेस की तरह बिहेव करता है कंसंट्रेट HNO3। चलो प्यारे बच्चों, तो इससे जब आप देखोगे तो बनेगा नाइट्रोनियम आयन, NO2+, दिस इज द नाइट्रोनियम आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन आर्थो पर चूंकि स्टेरिक हिंडेंस होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा पर बनेगा। तो आपके सामने जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया है, दैट इज ये आ गया आपके सामने OCH3
और यहां पर आ गया आपके सामने NO2। नाउ यू कैन सी, नंबरिंग करोगे तो ये आपके सामने OCH3 जो है, ये इसको आप, ये है 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर और ये 4 नंबर, IUPAC एक्सेप्टेड है वो, तो हो गया 4 नाइट्रो एनिसॉल। एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए साहब नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर उसने ले लिया एनिसॉल, ये भी आपके सामने प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है। एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड CH3Cl है, यहाँ से प्यारे बच्चों AlCl3 यहाँ से Cl माइनस ले जाएगा और बना देगा आपके सामने CH3+। ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन मेजर प्रोडक्ट पैरा पर बनेगा, बिकॉज आर्थो पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आपके सामने जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना प्यारे बच्चों, दैट इज ये आपके सामने है OCH3 और पैरा पे लग जाएगा आपके सामने CH3। तो आपके सामने जो नाम आ रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब ये CH3 और OCH3 की बात करें तो ये आपके सामने 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो अगर आपसे बात करें तो बन गया 4-methoxytoluene। टॉलुइन इज आल्सो IUPAC एक्सेप्टेड नेम। ठीक है, तो आपके सामने हो गया 1 2 3 4, तो आपके सामने हो गया 4-methoxytoluene। लेकिन प्यारे बच्चों उसने क्या लिख दिया है, 2-methoxytoluene। तो ये आपके सामने मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट मेजर प्रोडक्ट। तो आपके सामने जो मेजर प्रोडक्ट हुआ है वो है 4-methoxytoluene। तो आपके सामने ये वाला आपका आंसर क्या है, गलत है। नाउ द नेक्स्ट देखें, Cl वापस से क्लोरोबेंजीन आ चुका है, कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम या प्लस आर। HNO3 H2SO4 दिया है, तो ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आप यहां से क्या लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, और ये सारा का सारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। एंड प्यारे बच्चों यहां से देखें तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पर बनेगा स्टेरिक रीजन के कारण। एंड आप देख सकते हैं यहां पर Cl आया, यहां पर NO2 आया। अब अगर हम बात करते हैं तो क्लोरो NO2 दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, और सब्स्टिट्यूएंट होने के नाते अगर क्लोरो और NO2 बात करें तो C पहले आता है, तो इसको नंबरिंग देंगे 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो नाम हो जाएगा 1-chloro-4-नाइट्रोबेंजीन। एकदम सही है। तो उसने क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर हो गया इनकरेक्ट आपका हो गया 3rd। NCERT से ये क्वेश्चन खुद फ्रेम किया गया है, मैंने खुद इसको फ्रेम किया है क्वेश्चन को। और चूंकि NCERT में अगर हम आपसे बात करें तो ये पेज आपके NCERT का दिया हुआ है, गिवन पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का उसने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के रिएक्शंस दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको इसको रिवाइज करना है। नंबर 2, आपको क्या करना है, जो नाम लिखे हुए हैं इन नाम से आपको स्ट्रक्चर खुद से सोचना है। स्ट्रक्चर नहीं, पहले आप कहीं पर रफ पर क्या लिखें, इन सारे नामों को लिख लें और इनसे स्ट्रक्चर को खुद बनाने का कोशिश करें। बिकॉज प्यारे बच्चों अगर उसने नाम लिख कर दे दिया तो स्ट्रक्चर बनाने में एक दिक्कत हो सकती है अगर आप पहले से रिविजन नहीं करके जाएंगे, एंड या फिर वहां ज़्यादा टाइम आप ले सकते हैं। चलिए साहब, उसी तरह से एनिसॉल का देखिए, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एंड आपके सामने चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, एंड आपके सामने नाइट्रेशन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बने हुए, तो इनका भी इसी तरीके से आप सारा नाम देखेंगे कि नाम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। अगर हम सीधे स्ट्रक्चर बनाकर देते तो बहुत आसान हो जाता, बेटा पैरा अप्लाई का टिक करो, पैरा पे टिक करो, पैरा पे टिक करो, लेकिन उसने नाम दिया है तो कहीं ना कहीं समय लगा ना, समय लग रहा है ना नाम लिखने के लिए। तो अगर पहले से आप मेहनत किए रहोगे तो आपके लिए चीजें क्या होगी, आसान होगी। इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करके आपके सामने लाऊं, या जेई मेंस, जेई एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊं जो नीट ओरिएंटेड हो और वो आपसे पूछे जाने की संभावना रखते हो। चलिए नाउ आपके सामने बात करें तो अगला क्वेश्चन आल्सो टेकन फ्रॉम NCERT। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें करी गई हैं, बहुत टाइम लगता है प्यारे बच्चों, केवल आपके लिए करता हूं, ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आए। दैट लिखा है कि जब हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं 413 केल्विन पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करिए ना तो जहां नॉट लिखा है, फॉर्म या इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, उसको जरूर अंडरलाइन कर लिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका दिमाग एकदम सचेत अवस्था में रहे कि हमें इसी क्वेश्चन को क्या है, इसका जो आंसर है उसी को टिक करना है जो पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं
तो इसके पीछे भी मेरा रीजन है क्वेश्चन देने से, ताकि मैं आपको एक नहीं दो चीजें रिवाइज करा सकूं। इथाइल अल्कोहल, ये तो प्यारे बच्चों सुनना, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट बदल जाता है। अगर टेम्परेचर हमारा 413 केल्विन पर होता है, 413 केल्विन पर होता है तो ईथर बनता है, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा 443 केल्विन पर होता है तो बन जाता है इथाइलिन या इथीन हम बोलते हैं, ये बन जाता है। अच्छा सुनो, ऐसे भी याद कर सकते हो, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो होगा सब्स्टिट्यूशन, 150 डिग्री से ज्यादा होगा तो होगा एलिमिनेशन, बिकॉज हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन, यू नो वेल। तो यहां देखो 150 से नीचे 140 है, मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया। मान लो कभी एग्जाम में भूल जाओ कि अरे साहब 413 पर क्या था, 443 पर क्या था, तो दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट रखो। 150 से नीचे था सब्स्टिट्यूशन, 150 से ऊपर था एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन होगा तो बनेगा ईथर, एलिमिनेशन होगा तो बनेगा आपके सामने एल्कीन। तो देखो 140 दैट इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन रहा है, वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 413 केल्विन है, क्या बन रहा है, डाइथाइल ईथर। और अगर आपके सामने 170 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मतलब 443 केल्विन, और क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज द इथाइलिन या इथीन। तो ये चीजें आपको प्यारे बच्चों, दिस इज कॉमन नेम इसका है इथाइलिन, और आईपैक नेम हो गया प्यारे बच्चों इसका इथीन। ये आपके सामने है, दिस इज द डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हो गया इसका कॉमन नेम, और इथॉक्सी इथेन ये हो गया प्यारे बच्चों इसका आईपैक नेम। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे सामने इथाइल अल्कोहल है ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, ये आपके सामने 1 डिग्री का अल्कोहल है, और 1 डिग्री के अल्कोहल SN2 के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 के थ्रू आगे बढ़ेगा, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो SN1 के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये SN2 के थ्रू आगे बढ़ेगा। नंबर 2, अगर हम आपसे बात करें तो OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले हमने इसे किया प्रोटोनेशन। ये जो आपके सामने अल्कोहल है यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और H+ यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल हो गया। और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाकर पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसे अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, और ये देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया या प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। एंड प्यारे बच्चों जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि अल्कोहल आर न्यूक्लियोफाइल बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल आर इलेक्ट्रोफाइल, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ अब प्यारे बच्चों ये आपके सामने जैसे ही इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आया ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लग गया, लेकिन ये लिविंग ग्रुप जो बना है प्यारे बच्चों ये अपने से नहीं निकलेगा, यानी क्योंकि अगर अपने से निकल गया तो आपके सामने बना लेगा CH3 CH2+ का फॉर्मेशन करेगा, और इथाइल कार्बोकैटायन जो होता है लेस स्टेबल होता है प्यारे बच्चों, इथाइल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो अब क्या होगा, यहां SN2 मैनर आएगा, SN2 मैनर से आगे बढ़ेगा तो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये आपके सामने है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। आपके सामने अटैक खटैक्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एंड प्यारे बच्चों ये जो मैकेनिज्म आपके थ्रू चलती है ये मैकेनिज्म आपके यहां चलती है SN2 मैकेनिज्म। ये NCERT का है, NCERT से सीधे लिया गया है, उसमें मैकेनिज्म दे रखी है गिवन पेज नंबर पर, जो आपको पेज नंबर यहां बताया गया है। नाउ अब आपके सामने जो फॉर्मेशन हुआ है प्यारे बच्चों ध्यान सुना, इसने लोन पेयर से अटैक किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है, वाटर बाहर हो गया और आपके सामने बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। एंड प्यारे बच्चों जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के साथ पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उसे अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये भी आपके सामने क्या है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। नाउ उसके बाद ये आप H+ रिलीज कर देगा, H+ रिलीज कर दिया, वो H+ कोई भी ले सकता है, वाटर भी ले सकता है, वो H+ दूसरा मॉलिक्यूल जो है आपका इथाइल अल्कोहल का एज ए बेस यहां से H+ ले सकता है। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। अब उसने कहा कि इस पूरे मैकेनिज्म में, देखो मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कहा इस पूरे मैकेनिज्म में क्या नहीं बनेगा,
तो आइए देख लेते हैं क्या इस मैकेनिज्म में क्या हमारे सामने प्रोटोनेटेड ईथर बना क्या? यस, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, ये बन गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये बन गया। दूसरा चल रहा है क्या इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना? यस, इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया, ये भी बन गया। चलो साहब, हाँ इथाइल कार्बोकैटायन नहीं बनता, ये नहीं बनेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये नहीं बनेगा। एंड क्या आपके सामने डाइथाइल ईथर बन रहा है? यस, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? डाइथाइल ईथर बन रहा है। तो ये भी हमारे सामने बन रहा है। तो आंसर कौन सा नहीं बनेगा? तो आंसर है थर्ड नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, रिवीजन कराने के प्रयास था यहाँ पे कि आपको पूरा रिवीजन, पूरा मैकेनिज्म को रिवाइज करा दिया जाए। मैकेनिज्म हमारे एनसीईआरटी में दिया है और इसके थ्रू ये भी बता दिया जाए कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग होता है तो हमारे प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। देखा जाए तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप इसे केवल क्वेश्चन का डिस्कशन मत समझें, आप इसे वन शॉट समझ सकते हैं। आप इसमें ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का मेरा प्रयास समझ सकते हैं, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाए। डिस्कशन करना है तो 15 क्वेश्चन के डिस्कशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पेपर दे दिया जाए, मैं भी एज ए स्टूडेंट बात करूंगा तो पेपर को विद इन लेस देन 15 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मेरा पर्पज है यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना, ताकि आप चीज़ें अगर देख रहे हो तो इसके आजू बाजू कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बताना। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसे मैंने खुद फ्रेम किया हुआ है। ये आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे मैंने ऑप्शन में दिखा के फ्रेम किया है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ आपको सिखाएगा। C2H5Cl की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों CH3 CH2Cl ये आपके सामने है। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई एल्कोहलिक केवच के साथ, एल्कोहलिक केवच के साथ एंड हीट, तो प्यारे बच्चों ये आपके सामने E2 एलिमिनेशन होगा। एंड आपके सामने प्यारे बच्चों जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा है, बगल वाला आपके सामने बीटा है, ये आपके सामने बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl निकालो, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्यारे बच्चों जरा कमेंट बॉक्स में लिखो इसका नाम क्या है। मेरे लिखने से पहले लिखो, पॉज कर दो यहाँ पर और पहले इसका नाम लिखो ताकि आपका रिवीजन हो। यस, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है, और इथीन ये इसका प्यारे बच्चों दैट इज द आईपैक नेम है। चलिए साहब बच्चों, अब आपके सामने उसने क्या किया, इसकी रिएक्शन उसने करा दी Br2 के साथ। चलो Br2 लिख सकता है, Br2 CCl4 लिख सकता है, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड लिख सकता है, Br2 CHCl3 लिख सकता है। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट या इनर्ट सॉल्वेंट लेने के प्रयास है यहाँ पे। और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बाया एंटी एडिशन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्यारे बच्चों यहाँ Br और यहाँ पे Br लग गया, क्योंकि ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल है, बाया नॉन क्लासिकल कैटायन के थ्रू एडिशन होता है। और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड, दिस इज द प्यारे बच्चों दिस इज द विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा आप ध्यान से देखना क्या नाम है, मैं नाम पर जरूर फोकस कर रहा हूं, ये चीज ध्यान समझना। अगर इसकी बात करें तो दिस इज जब दो कार्बन है और उसके आजू बाजू से वैलेंसी फ्री होती है तो प्यारे बच्चों हम वहां पे यूज करते हैं इथाइलिन। पहले इथाइल लिखते हैं, आजू बाजू से फ्री होता है तो इन लगाते हैं, और एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री होगी तो वहां लगाते हैं इडीन, इथाइलिडीन। ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। चूंकि मैंने बात कह दी है इसलिए मैं आपके सामने ये भी लिख रहा हूं, इसको भी आप देख लीजिए। CH3 CH, अगर मैंने ये Br और ये Br लिखा होता, एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है, नाम लिखने का तरीका होता है पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखो। मोनोवैलेंट का नाम हमने लिख दिया दिस इज द इथाइल, एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है तो हम लगाते हैं इडीन, इथाइलिडीन ब्रोमाइड। बेटा ये अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। एंड जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन ब्रोमाइड। तो अगर आप इथाइलिडीन नाम लिख कर दिया था, अगर आप इथाइलिडीन ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो उसका आईपैक नेम कैसे लिखोगे। और उसी तरह से अगर आजू बाजू से वैलेंसी फ्री होती है, विसनल कार्बन से एडजेसेंट से होती है, तो इथाइल पहले मोनोवैलेंट का नाम, फिर लिखते हैं इन, नाम हो गया इथाइलिन डाइब्रोमाइड। चलिए साहब अब आते हैं आगे। नाउ इसके बाद वो कहता है, तो आपके सामने ए क्या बना, आप हम लोग यहाँ बताते भी चल रहे हैं। आपने जो ए बनाया था
वो आपके सामने हो गया, ये बन गया आपके सामने ए प्यारे बच्चे। Br2 के साथ रिएक्शन करके जो बना है ये आपके सामने बन गया बी प्यारे बच्चे। नाउ अब फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। उसने कहा हमने एल्कोहलिक केवच पहले यूज किया, उसके बाद हम सोडामाइड यूज कर रहे हैं। भाई यूज कर लीजिए। उसने सबसे पहले ले लिया प्यारे बच्चों एल्कोहलिक केवच। अच्छा, यहाँ एल्कोहलिक केवच भी ले सकते हैं पहले स्टेप में और सोडामाइड भी ले सकते हैं। अब क्या करेगा, ये E2 एलिमिनेशन कराएगा। कैसे कराएगा प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। यह भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। जिस कार्बन से Br जुड़ा है मान लो उसको अल्फा बोला, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुना, यहाँ से Br ले जाएगा और अल्फा से Br ले जाएगा, बीटा से H ले जाएगा और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHBr और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, इसका नाम है दिस इज बिनाइल ब्रोमाइड। ये आपके सामने उसने बना दिया बिनाइल ब्रोमाइड। लेकिन कह रहा है फिर आगे NaNH2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगले स्टेप में जब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं तो एल्कोहलिक केवच नहीं ले सकते, यहाँ हमें NaNH2 ही लेना पड़ेगा। पहले स्टेप में चाहे एल्कोहलिक केवच ले लो चाहे NaNH2 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सेकेंड स्टेप में आपको NaNH2 ही लेना है। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? बिकॉज बेटा ये जो Br है ये देखो अपने लोन पेयर के थ्रू स्टेबल बाई रेजोनेंस है। प्यारे बच्चों सुनना, दिस इज द स्टेबल बाई रेजोनेंस है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण एल्कोहलिक केवच इज नॉट अलाउड इन दिस स्टेप। तो हमें एल्कोहलिक केवच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा और NaNH2 जो होता है, सोडामाइड जो होता है, NH2 माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है एल्कोहलिक केवच की तुलना में। चलो प्यारे बच्चों, अब यहां से फिर वही वाला काम होगा। क्या होगा, जिस कार्बन से Br है वो अल्फा है, यहाँ से Br हटा दो, यहाँ से बीटा से H निकाल दो एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन कॉमन नेम है और इथाइन इसका आईपैक नेम है। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इथाइन में और इथाइलिन में। इथाइलिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ये चीजें आपको समझना। तो चलो साहब, हमने क्या बना दिया आपके सामने, C बन गया, ये आपके सामने बन गया C। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है रेड हॉट प्यारे बच्चों, रेड हॉट Fe ट्यूब, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कॉपर ट्यूब भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके सामने उसने ले लिया रेड हॉट Fe या कॉपर ट्यूब ले लिया तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन मिलकर, एकदम सही कर रहे हैं आप, क्या बन जाएगा, बेंजीन। अगर बताओ बेंजीन का एक और नाम बताओगे, एनुलिन के टर्म में क्या नाम होता है बताओगे? कोई बच्चा बताएगा? जरा लिखो, मुझसे पहले लिख देना बेंजीन। वेरी गुड, आप में से कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं। प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज 6 एनुलिन। इसे हम 6 एनुलिन के नाम से भी जानते हैं। चलो साहब, ये आपके सामने बन गया D, ये आपके सामने बन गया D, ये बन गया हमारे सामने D। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है? कह रहा है भाई आगे बढ़ते हैं और कहता है कि हमने लिया O3 जिंक H2O। आपको तो ऐसा याद हो गया होगा, ये क्लास में इतनी बार इसको कराया गया। O3 जिंक H2O जो है ये आपके सामने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। और तरीका बताया है, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया है और यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड O बनता है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों ग्लाइऑक्सल। ये बनता है प्यारे बच्चों ग्लाइऑक्सल। तो ये जो आपके सामने बना है दिस कंपाउंड इज E। तो हमने देखा, एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा सा एक रिवीजन भी हो गया आपके सामने। अब इनको ध्यान में रखते हुए कह रहा ABC 3 ऑप्शन दिए हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आइए ध्यान देते हैं। उसने कहा C जो है वो एसिटाइलिन है, यस C एसिटाइलिन है। D बेंजीन है, यस D बेंजीन है, आप एकदम सही हैं। बी कहता है, बी में बी जो है वो इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, यस इथाइलिन डाइब्रोमाइड है। ई जो है वो ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल है, आप भी एकदम सही हैं। एक में सी में कहता है ए जो है वो इथाइलिन या इथीन है, यस ए इथाइलिन या इथीन है। सी एसिटाइलिन या इथाइन है, आप भी एकदम सही। तो उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब इसी में मत एबीसी कर देना, मान लो अगर एबीसी के टर्म में उसने दिया, अब दिया है ओनली ए बी, ओनली ए सी, ओनली बी, भैया ए बी और सी सारे करेक्ट हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है।
क्या एग्जाम के पास पहुंच रहे हो और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाएं तो क्या एक अच्छा रिवीजन नहीं है? हाँ, इससे क्या होगा, स्पीड भी आपको बढ़ानी है। ये सारी चीज़ें आपको तड़तड़ तड़तड़ क्या है तुरंत समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। इज इट क्लियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेकन फ्रॉम NCERT, गिवन पेज नंबर